जय हिंद दोस्तों। प्राकृतिक एवं विश्व भूगोल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है। भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग कितनी होती है? तो लगभग 111 किलोमीटर। देखिए, 1 डिग्री देशांतर अगर डिफरेंस होता है तो उसकी जो दूरी लगभग होगी वो होगी 111 किलोमीटर और समय 4 मिनट। ठीक है, और दूरी 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि ऋतु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। तो पृथ्वी का सूर्य के चतुर्दिक परिभ्रमण, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसी के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि भूअस्थायी उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है, यानी कि जियोस्टैटिक सैटेलाइट जो होते हैं उनका आवर्त काल कितना होता है और वह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। देखिए, बहुत ही पावरफुल सैटेलाइट होता है। इसमें बहुत कम ही देशों को सफलता मिलती है जियोस्टैटिक सैटेलाइट को मतलब स्थापित करने में। और तो इसका आवर्त काल क्या होता है? जितना पृथ्वी का जो एक घूर्णन है, एक अपने अक्ष पर रोटेशन, उतना ही होता है भूअस्थायी उपग्रह का भी, यानी कि पृथ्वी के साथ ही 24 घंटे इसका भी आवर्तकाल होता है। और यह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की क्या स्थिति होती है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की क्या स्थिति होती है? तो पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। देखिए, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश, देखिए चंद्रमा का अपना प्रकाश तो है नहीं। चंद्रमा का जब अपना प्रकाश नहीं है तो ये सूर्य के प्रकाश को ही क्या करता है? रिफ्लेक्ट करके चमकता है। तो अब जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है, जैसे पूर्णिमा के दिन, तो इसको तो पूरा चमकना चाहिए था ना। तो ये चमकेगा कब? जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती, तब क्या होता है कि ये इस प्रकाश को हम तक क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण हम इसको चमकता हुआ चंद्रमा को देखते हैं। अब अगर इसके बीच में पृथ्वी आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाए तो इसका क्या होगा कि प्रकाश पूरी तरह से इस पर पड़ेगा नहीं। और जब ये नहीं पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट किसको करेगा? इसका अपना तो लाइट है नहीं चंद्रमा के पास, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इवन पूर्णिमा होने के बावजूद भी हमको ये दिखाई नहीं देता है या बहुत ही अंशतः दिखाई देता है। तो यही अवस्था क्या कहलाती है? चंद्र ग्रहण कहलाती है। ठीक है, तो पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाना। अगला प्रश्न है कि भूकंप का आदि केंद्र किसे कहते हैं। तो भूकंप की उत्पत्ति स्थान के ठीक ऊपर जो पृथ्वी तल पर बिंदु होता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर भूकंप आया, ये धरती है और यहाँ पर भूकंप आया है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो यहाँ पर बिल्कुल लंबवत में जो ये है, ये जगह यानी बिल्कुल 90 डिग्री पर, ये क्या कहलाएगा? भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से रेखांकित किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ पर ही देखा जाता है कि रिक्टर स्केल पर कितना ये आया है, भूकंप की तीव्रता क्या है। तो भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ पर ही रेखांकित किया जाता है। अगला देखें कि किस महासागर को छिपा हुआ महासागर कहा जाता है। तो आर्कटिक महासागर को, ये मैक्सिमम बर्फ के नीचे है, ठीक है, तो इसलिए इसको छिपा हुआ महासागर कहते हैं, आर्कटिक महासागर को। सूर्य। अगला प्रश्न है कि सूर्य के गिर्द यानी सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण में पृथ्वी की चाल अधिकतम कब होती है। तो पृथ्वी की चाल जब वह सूर्य के नजदीक होती है तो अधिकतम होती है। देखिए, अगर ये सूर्य है तो पृथ्वी हमेशा एक ही दूरी पर नहीं रहती है, ठीक है। देखिए, ऐसे वो उसका पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? वो नजदीक होता है, तो वहां पर उसकी चाल जो होती है पृथ्वी की वो सबसे ज्यादा होती है, स्पीड। अगला प्रश्न है कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो इसको अपसौर कहते हैं। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, पिछले बीपीएससी में भी पूछा गया था कि अपसौर कहते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर होती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को उपसौर कहते हैं, उपसौर।
देखिए यहाँ पर था हमारा अपसौर और यहाँ पर था हमारा उपसौर। ये होता है 4 जुलाई को अपसौर होता है, ठीक है, और उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है। देखिए 4 जुलाई और 3 जनवरी ये होता है उपसौर, यानी कि सबसे कम दूरी पर होता है पृथ्वी सूर्य के, और यहाँ पर अपसौर होता है सबसे अधिक दूरी पर। देखिए यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा, अप और डाउन, अप और डाउन। अप मतलब ये दूर है, कहते हैं ना कि अप जा रहा है, और डाउन मतलब आ रहा है, ऐसे समझिएगा। डाउन ठीक है अपनी तरफ खींचिएगा और अप दूसरी तरफ भेजिएगा। तो दूसरी तरफ भेजने का मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी जो है वो अधिकतम दूरी पर है, और उप मतलब यहाँ पर डाउन समझिएगा, यानी कि ये सबसे नजदीकी स्थिति में ये है, ठीक है। तो 3 जनवरी को उपसौर होता है जब निकटतम होता है, और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर पृथ्वी सूर्य से होता है। अगला है कि एटना, स्ट्रोम्बोली और फ्यूजियामा, ठीक है, और विसुवियस। ज्वालामुखियों में से प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो विसुवियस जो है वो सोया हुआ ज्वालामुखी है, प्रसुप्त है, बाकी सभी जो है एक्टिव है। अगला है कि हवा में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? तो नाइट्रोजन की होती है, वो लगभग 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसकी मात्रा वैसे बढ़ रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना कहाँ होती है? पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना 23 डिग्री अक्षांश के आसपास होती है। 23 डिग्री अक्षांश के आसपास मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है। अगला प्रश्न है कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। जी टेलर ने नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है कि आकाश में सबसे चमकदार तारे का क्या नाम है? तो साइरस। साइरस को सबसे चमकदार तारा कहा जाता है। साइरस को सबसे चमकदार तारा कहा जाता है। अगला है महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। बेसाल्टिक चट्टान से महासागरों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि बादलों की गर्जना के साथ असाधारण रूप से होने वाली भारी वर्षा को क्या कहते हैं? क्लाउड बर्स्ट। नहीं कहते हैं कि बादल फट गया है, तो वही क्लाउड बर्स्ट है, ठीक है, यानी बर्स्ट कर जाता है, जिसके कारण यानी बहुत ही गर्जना के साथ बहुत ही मूसलाधार और अचानक से पानी की बहुत ज्यादा मात्रा आ जाती है धरती पर। कभी कभी क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यदि ऐसा होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा भूस्खलन या बड़ा बड़ा रॉक क्या होता है स्लाइड कर जाता है, जिससे बहुत ही जनधन की हानि होती है। आपको केदारनाथ का ये इंसिडेंट याद होगा, वो बहुत बड़ा ये थे क्लाउड बर्स्ट का ही उदाहरण है, और बराबर पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा आता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जब बादल का बहुत बड़ा मात्रा आके एक ही जगह पर इतना ज्यादा संघनन के पश्चात इतना ठंडा हो जाए कि एक ही जगह वो धराम से गिर पड़े, तो पानी की बहुत बड़ी मात्रा अचानक से नीचे गिर जाती है, जिससे कि लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज्यादा होता है और काफी जनधन की हानि होती है। इसको क्लाउड बर्स्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है। याद रखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए दक्षिणी गोलार्ध क्या है? ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा, इसके इधर जो है ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर 40 डिग्री अक्षांश के आसपास, ठीक है, 40 डिग्री अक्षांश के आसपास का वो क्षेत्र जहां पर बहुत ही तेज पछुआ हवा चलती है, वो क्या कहता है? दहाड़ता चालीसा। ये हमेशा साउंड करता रहता है, दहाड़ता चालीसा, यानी कि चालीसा से याद रखिएगा 40 डिग्री दक्षिणी, सॉरी यहाँ पर हमने उत्तरी गोलार्ध ये इंडिकेट कर दिया, दक्षिणी गोलार्ध नीचे होगा, यहाँ पर 40 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 40 डिग्री अक्षांश के पास, ठीक है। अगला प्रश्न है बृहत ज्वार किस समय आता है? तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सिध में होते हैं तब बृहत ज्वार आता है। क्योंकि तब क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा समुद्री जलों पर लगता है, जिसके कारण क्या होता है? वे बृहत ज्वार आता है। जब एक सिध में होगा तो हैवी अट्रैक्शन फोर्स यूज होता है। अगला है कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े समूह को क्या कहते हैं? तो हमने पिछले भी पाठ में बताया था कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच जो छोटे छोटे टुकड़े सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर। देखिए वो भी ग्रह की तरह ही चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए उनको क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है, ठीक है, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच छोटे छोटे शैल के टुकड़े हैं जो अट्रैक्शन के कारण क्या होते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और ये
क्षुद्रग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी शैल में बुम्बकूप पाए जाते हैं। तो अवसादी शैल में बुम्बकूप पाए जाते हैं। अगला है कि बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी मौसम का। ठीक है, तूफानी मौसम का संकेत मिलता है यदि कि निम्न दाब का क्षेत्र हो जाए या उच्च दाब का क्षेत्र हो जाए। तो क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलने लगती है, तो बैरोमीटर का पारा उसी दाब को शो करता है। तो उसको अगर अचानक से गिर जाए तो इसका मतलब वहां पर तूफानी मौसम होने वाला होता है। अगला है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो देखिए, व्यापारिक पवनें हमने पिछले वीडियो में समझाया था, ट्रेड विंड्स कहलाती है। कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन व्यापारिक पवन कहलाती है। ये मालवाहक जहाजों को काफी मदद करती है आगे बढ़ने में। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर है? तो समताप मंडल में ओजोन मंडल अवस्थित है। ओजोन O3 इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, धरती पर उसको पहुंचने से रोक लेता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो खतरनाक बीमारियां हैं उससे हम लोग बच जाते हैं। तो ओजोन परत हमारे लिए एक तरह से बहुत ही जीवनदायिनी है और ये समताप मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो शुक्र जो है पृथ्वी से सबसे नजदीक है। और सूर्य के निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है और पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है। चमकता तारा, भूर का तारा, सबसे गर्म, ये सब शुक्र के बारे में कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वह सीमा जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? यानी कि वह सीमा जहां के बाद तारा क्या होता है कि इंटरनल डेथ हो जाता है उसका। ठीक है, तो वह लिमिट क्या कहलाता है? तो वह सीमा चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अगला है कि क्रिटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। क्रिटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तर ध्रुव के पास का स्थल भाग लॉरेशिया कहलाता था, लॉरेशिया लैंड। उत्तर ध्रुव के पास का स्थल भाग लॉरेशिया लैंड कहलाता था। तो दक्षिण का भाग क्या कहलाता था? तो गोंडवाना लैंड। तो लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड क्रिटेशियस युग में यह स्थल के दो भाग थे। ठीक है, अगला और अंतिम जो इस पार्ट का प्रश्न है वो है कि वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र होता है, यानी कि मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर सबसे ज्यादा किस समय होता है? तो प्रातः काल के समय सबसे ज्यादा मॉइस्चर पाया जाता है वायुमंडल में वर्षा काल में। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।